बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक हथियार दिया वोट का। उस वोट के माध्यम से ही लोग सरकार को बदलेंगे। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं फर्रुखाबाद जनपद में सर्वाधिक लंबे समय तक 8 साल तक जिला जीत रहा, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ। इंक्रोचमेंट सबसे बड़ी समस्या है। आप एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं या नहीं? किसी हद तक हम पक्ष में हैं। जो बेसिक आधार था शिक्षा का, प्राइमरी स्कूल तो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, हम लोग भी उससे पढ़ के आए हैं। कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से इन स्कूलों का कोई बहुत अच्छा महत्व नहीं है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं। आप बेहतर नेता हैं या समाज सेवी? समाज सेवी ही नेता होता है। नमस्कार, सिटी पत्रकार 24x7 के प्राइम शो सिटी वाड़ी जनता के सवाल एपिसोड नंबर 4 में होस्ट फरियाब खान आपका स्वागत करते हैं। सिटी वाड़ी एपिसोड नंबर 4 में हमारे खास मेहमान हैं फर्रुखाबाद के लोकप्रिय नेता, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बनाई, जिनके पिताजी कई वर्षों से नगर पंचायत शमशाबाद की सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान में यह अपनी सेवाओं से नगर पंचायत वासियों व जनपद वासियों का दिल जीतकर अपनी एक खास जगह बनाई है। फर्रुखाबाद के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत शमशाबाद के अध्यक्ष, पूर्व बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट कायमगंज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चेयरमैन एसोसिएशन व वर्तमान में जिनकी पत्नी नगर पंचायत शमशाबाद की चेयरमैन है, लाखों दिलों की धड़कन जनाब नदीम अहमद फारूकी जी का स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले आपने जो शिक्षा प्राप्त की है और कहां से, एवं आपकी राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में हमारी जनता को बताएं। मैं वर्ष 1984 में मेरा 9th क्लास में एडमिशन GIC इटावा में हुआ था। राजनीतिक सोच और शौक बहुत शुरुआत से था। उसी समय अक्टूबर 84 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। इसके पश्चात राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अल्प आयु में भी इस बात से असहमत था कि कोई वंशानुगत आधार पर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस बात को लेकर मैं कांग्रेस की से असहमत होते हुए मैंने अपने आप को उस वक्त की तत्कालीन पार्टी जो चौधरी चरण सिंह जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, लोक दल से अपने आप को संबद्ध कर लिया। और तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय मुलायम सिंह यादव जी से 28 अक्टूबर 1985 को इटावा में मुलाकात हुई और मैंने उस वक्त मैं कक्षा 10 का छात्र हो गया था, 15-16 साल की उम्र थी, और उन्होंने मुझे इटावा छात्र लोक दल का शहर अध्यक्ष बनाया। ये एक छोटी सी शुरुआत थी छात्र की। उसके पश्चात 89 का चुनाव यहाँ जनता दल के प्रत्याशी संतोष भारती को लड़ाया, वो जीते और मैं अपने आप को विपक्ष की दल में ही संबद्ध बना था। एक राजनीतिक सोच रही, राजनीतिक सक्रियता बनाए रखी रहे। जनता दल में भी मैं पदाधिकारी रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं फिर पढ़ने चला गया, वहाँ मैं स्टूडेंट लीडर रहा। लेकिन राजनीतिक चिंतन और मनन और जानकारी बनी है। जब मैं 2000 में पढ़कर आया वहाँ से लॉ कंप्लीट करके, तो उसके पश्चात क्योंकि मेरे पिताजी 65 से 70 तक शमशाबाद के चेयरमैन रहे थे और वहाँ के लोगों से जुड़ाव था। उससे पहले मेरे ताया भी वहाँ चेयरमैन रहे, तो इसलिए मैंने शमशाबाद में ही रहकर वहाँ खिदमत करने का एक फैसला किया। फिर मैंने 2003 में बाकायदा अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बना। इस तरीके की स्टार्टिंग हुई। फिर मैं 2006 में चेयरमैन हुआ। तो उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अल्प आयु में ही प्रदेश का सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष बना दिया। मैं 2007 में समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष। आगे की जानकारी आपको है। इस तरीके से राजनीतिक शुरुआत इस तरीके से। बचपन से ही आपका शौक था, राजनीति में रुचि थी और बचपन का जो सपना था लेके आज इतना फर्रुखाबाद की जनता को जो एक
बेहतर लीडर मिला है। वो जब बचपन की सोच और बचपन में जो एक माइंड सेट हो जाता है कि हमें नेता बनना है या हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो नदीम भाई का बचपन से ही ये लगाव था कि हम मुझे एक अच्छा लीडर बनना है और समाज की सेवा करना है। अब जनता के सवाल जो प्रोग्राम है सिटी वाली जनता के सवाल, अब होता ये है कि जनता के सवाल वो हम लोग जो है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है सिटी पत्रिका, उसके माध्यम से लोग सवाल करते हैं और उनके सवालों को हम जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे पूछते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जनता के सवाल शुरू करें। सबसे पहला सवाल है प्रियांशी राजपूत जी का। आपने शमशाबाद में सबसे अच्छा काम क्या किया है जिससे आपको गर्व महसूस होता? देखिए, मैंने तो जनता के हित में जो भी काम किया होगा वो अच्छा समझ के किया होगा और अच्छा ही लगा होगा। जो जनता को अच्छा लगे वो अच्छा होता है। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में जो बड़े काम किए, जैसे अस्पताल, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, ये निर्माण मैंने कराया था। और गंगा के जो पुल वहाँ की एक बहुत बड़ा काम था, उसको मैंने प्रयास किया था। तो निश्चित तौर पर इस कार्यकाल में मेरी पत्नी चेयरमैन है, तो काम तो जो जनहित के हैं वो हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक मूलभूत चीज़ है। नए ज़माने में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो मैंने जो लाइब्रेरी की स्थापना की थी सन 2010 में, बाकायदा लाइब्रेरी पुस्तकालय बनवाया था, तो वो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि एक छोटे से कस्बे में एक लाइब्रेरी की स्थापना हुई और माननीय अखिलेश जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन अफसोस ये कि 10 साल में चेयरमैन नहीं रहा, जो हमारे चेयरमैन साहब बीच में रहे उन्होंने उसको बंद करा दिया। तो मैंने उसको दोबारा अस्थायी तौर पर फिर शुरुआत की है। तो सबसे बड़ी प्रसन्नता तो उसी बात को लेकर थी। बाकी जनहित के जो भी काम हो रहे हैं अच्छे काम, तो जाहिर है कि जनता के हित में करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। हमारी टीम ने जानकारी ली है शमशाबाद के जो शमशाबाद है जो चेयरमैनी क्षेत्र है उसमें बहुत काम हुआ है और विकास के जो है बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे सबसे बेहतर काम आपका जो गंगा का पुल बनाया है वो और लीडर नहीं कर पाए, जो आपने कर दिखाया। और जो है अब दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो अभय कुमार जी का सवाल है। वो लिखते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने एएमयू जैसे संस्थान में अपनी शिक्षा उत्तीर्ण की है। सरकार जिन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को जिन्होंने क्वेश्चन किया है। इस पर तो गहन अध्ययन की आवश्यकता है। कोई सरकार हो, वर्तमान में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार पार्टी की सरकार हो या अन्य, जो बेसिक आधार था शिक्षा का, प्राइमरी स्कूल तो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। हम लोग भी उससे पढ़ के आए हैं। कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से इन स्कूलों का कोई बहुत अच्छा महत्व नहीं है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं, क्योंकि छात्र संख्या निरंतर इसमें गिर रही है, लगातार गिरती चली आ रही है। और सरकार का बहुत इन्वेस्टमेंट इस पर हो रहा है, कायाकल्प कराने में, सौंदर्यीकरण कराने में, टीचर्स के तनख्वाह देने में, लेकिन संख्या पर कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। दो कारण है, या तो सरकारी स्कूल टोटली बंद हो या प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं बंद हो। मेरा खुला ओपिनियन है, मैं राजनीतिक बात से ऊपर उठकर ये बात कर रहा हूँ। एक तरफ मान्यताएं लगातार मिल रही हैं प्राइवेट स्कूलों को, तो लोग अपने अधिकांश लोग अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। ये स्कूल की तरफ ध्यान नहीं है और सरकार बहुत खर्च कर रही है। जब छात्र संख्या घट रही है, नहीं है, तो विद्यालय चलाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए मेरी राय तो यही है कि या तो इन प्राइवेट स्कूलों को सीमित किया जाए, उनकी मान्यताएं में कठोरता लाई जाए और इन स्कूलों को स्ट्रांग किया जाए, तो निश्चित तौर पर अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। जैसे दिल्ली सरकार में सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर बदली है, क्या उत्तर प्रदेश में तस्वीर नहीं बदल सकती थी? अगर वो काम सरकार चाहे, अगर उन स्कूल को अच्छा अपने वर्कर लगा के उसको काम करवाया जाए, ना कि उसको बंद करवाया जाए। अभी आपके पूर्व के प्रश्न में ही मेरा इसका उत्तर छुपा हुआ है कि अगर सरकार चाहे इस दिशा में तो प्राइवेट स्कूलों की मान्यताओं में कठोरता करते हुए इन स्कूलों को मजबूत करे, छात्र संख्या बढ़ेगी तो स्कूल भी सुदृढ़ होंगे और शिक्षा भी अच्छी होगी। एक सवाल डॉक्टर समीर राजा जो उन्होंने सवाल किया है, युवाओं को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, युवा पहले तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा उसके पास होगी तो युवा का भविष्य बनेगा। निश्चित तौर पर मैंने अभी ये चुनाव में मेरी पत्नी प्रत्याशी थी तो मैंने लाइब्रेरी का एजेंडा रखा, मैंने स्टेडियम्स का एजेंडा रखा, मैंने विद्यालय का एजेंडा रखा। हमारी कुछ सीमाएं हैं, लाइब्रेरी मैंने एस्टेब्लिश कर दी,
क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। आज स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन नहीं है। बहुत से नौजवान हैं हमारे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन खेलने में अच्छे हैं, लेकिन उनको संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो हमारी सोच यह है कि युवाओं को उनकी जो थिंकिंग है उसके हिसाब से हम उनको शिक्षा की तरफ साथ साथ उनको लिटरेरी और कल्चरल कार्यक्रमों में और क्रीड़ा के क्षेत्रों में उनको आगे जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को, स्थानीय निकाय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो संभव है हमारे शमशाबाद प्रीमाइसेस में, मैं उसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला सवाल है फैसल जी का, जो लिखते हैं, नदीम अहमद फारूकी जी नेक दिल और काबिल तारीफ इंसान है। आप सपा में कई साल जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन हमेशा से ये आरोप लगता आ रहा है जब विपक्ष जो है विपक्ष में होती है सपा, तो आपको जिलाध्यक्ष बना रहने देती है। जैसे ही सत्ता आने वाली होती है वैसे ही जिलाध्यक्ष चेंज हो जाता है और एक वर्ग विशेष का जिलाध्यक्ष आके उस पर काबिज हो जाता है और सत्ता की मलाई खाने का काम करता है। और जब संघर्ष का दौर होता है तब आपको जिलाध्यक्ष बना रहने दिया जाता है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे और कितनी सच्चाई है इस बात? हम मलाई खाने वाले नेता तो है ही नहीं, हमें तो नेता बनना है और विपक्ष में ही अच्छा नेता बनता है। इसलिए ये बात मायने नहीं रखती कि हम जिलाध्यक्ष कब बने, हमारे नेतृत्व ने कब बनाया। हमें जिलाध्यक्ष बनाया और हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करके अपनी पर्सनालिटी को बनाया और पार्टी को सुदृढ़ किया, और ये काम विपक्ष में अच्छी तरीके से हो सकता है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं सत्ता में अध्यक्ष नहीं बना, मैं विपक्ष में ही बनकर नेता बन गया। फरुखाबाद का अधिकांश लोग मानते हैं और ये सवाल भी करते हैं कि नदीम भाई एक बेहतर जिलाध्यक्ष रहे हैं और नदीम भाई के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी फरुखाबाद में जो काम किया है उतना बेहतर काम किया है, पार्टी के लेके पार्टी इतनी मजबूत की है, लेकिन जब सत्ता आती है तो क्यों नहीं? आखिर सबसे मेन सवाल ये, आखिर ऐसा क्यों भेदभाव होता है? ऊपर से होता है या यहाँ से क्या मामला है? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालना है। इत्तेफाक है, ऐसा कोई प्लानिंग के तहत नहीं होता। ये तो अकस्मात है। हम मान लीजिए हमारी 4 साल का कार्यकाल हो गया, 3 साल का हो गया और फिर सरकार आ गई तो हमारा टेन्योर पूरा हो गया, दूसरे को बना दिया। मैंने कहा नहीं कि ये कोई बात मायने नहीं रखती है। मैं फरुखाबाद जनपद में सर्वाधिक लंबे समय तक 8 साल तक जिलाध्यक्ष रहा, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल है, अगला सवाल डॉक्टर मुस्कान जी का, जो मैक्स हॉस्पिटल से हैं। आपने शमशाबाद में कई विकास कार्य कराए हैं, अगर आपको मौका मिले तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, वर्तमान में हमारी पत्नी जो है शाह फारूकी वहाँ चेयरमैन है। एज ए उनके प्रतिनिधि हम कुछ चीज़ों को अनऑफिशियल हम देखते भी हैं। तो हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था चेयरमैन के चुनाव में। जनरली निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी नहीं होता, हम उसका अनुपालन करा रहे हैं, जिसमें हमारा एजेंडा था कि हम स्टेडियम बनाने की बात करें। वो हम उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हम उसे वहाँ पार्क बनाने का एक है, अच्छे अम्बेडकर पार्क के नाम पे पार्क बनने की भी योजना है, एक कम्युनिटी हॉल बनाने की बात है। ऐसी चीज़ें हमने शासन को प्रेषित की हुई है। शासन से ओके होने के बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ का जो बस स्टाफ है वो बिल्कुल डैमेज है। मैंने अभी अप्रोच की है हायर अथॉरिटी से, तो उसमें उसको सौंदर्यीकरण कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, गलियों, सड़कें और बिजली के अलावा इन चीज़ों पे हमारा दिमाग है। और हॉस्पिटल्स में हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बराबर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क स्थापित किए। अगला सवाल सिटी पत्रिका के संस्थापक जी का है, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, चुनाव तो मैंने 2007 में ही विधानसभा का टिकट मांगा था, जब हमारी सीट आइमगंज अनारक्षित थी। तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमसे कहा था कि हम आपको आगे टिकट देंगे। साथ में संभव नहीं हो सका था, और लेकिन उसके बाद इत्तेफाक से हमारी सीट 12, 17, 22 से लगातार रिजर्व है, इसलिए हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक मरतबा हमने फरुखाबाद के लिए अप्लाई किया था तो नहीं हो पाया था हमारा टिकट। अब इस वक्त मैंने MLC ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी के लिए टिकट की आवेदन किया है। वो अगर वो में टिकट मिलता है तो मैं मजबूती के साथ चुनाव में लड़ूंगा। जाहिर है वो भी विधायक ही होता है MLC। तो अभी तक तो ये है कि बाकी पार्टी का जहाँ निर्देश हो जाए, पार्टी जहाँ लड़ा दे, तो वहाँ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं सेवा के नाम से। फरुखाबाद शहर से इच्छा है क्या? मैंने आपसे कहा कि मैंने एक मरतबा आवेदन किया था, तो आवेदन कर चुका हूँ, तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अब वो मैं उसको
इसे इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही करता भविष्य में फर्रुखाबाद का जो शहर का विधायक है वो नदीम अहमद फारूकी जैसा उस रूप में हम देख सकते हैं। है। अच्छी सोच तो रखनी चाहिए, निश्चित तौर पर अच्छा सोचना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है, अगर आपको मौका मिले विधायकी या सांसदी लड़ने का तो आप फर्रुखाबाद के लिए क्या करेंगे, आपकी विकास योजनाएं क्या रहेंगी? देखिए, आज के तारीख में सबसे बड़ी संकट यह है कि आप भी पढ़े लिखे नौजवान हैं और जो समस्याएं हमको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। इंक्रोचमेंट सबसे बड़ी समस्या है और आपका फर्रुखाबाद शहर का जो विकास नहीं दिखाई पड़ता है वो सब दबा हुआ है। इंक्रोचमेंट कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि वोट के लालच में अपनी बात ओपिनियन नहीं करते। आपको उदाहरण देखना है, शमशाबाद में आके देखिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अपने ये चबूतरे पटिया हटाइए, क्योंकि सड़क नहीं बचेगी, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है और सड़कें पतली हो रही, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पर अध्ययन कोई नहीं करता। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो इस शहर को, चूंकि अधिकांश विधानसभा आपके शहर में है, इसको लोगों से अनुरोध करके, वार्तालाप करके, पहले तो इसका इंक्रोचमेंट हटेगा और फिर इसको ग्रीन बनाया जाए, तब इनके उद्योग जो कल कारखाने हैं उनको डेवलपमेंट भी मिलेगा और इसका विस्तार किया जाए। इसका, क्योंकि अब ये आपके आसपास के गांव भी शहर में आ जाने के बाद इसका विस्तार होना चाहिए और एक वृहद योजना बनकर इस फर्रुखाबाद विधानसभा को एक सुंदर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मुख्यालय है। एक कहावत बहुत मशहूर है जो हमारे जनपद के निकट जो जनपद है शाहजहांपुर, उसमें एक बड़े मंत्री हैं, उनका एक कहावत है कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना। जो हमारे फर्रुखाबाद को विकास के पथ पर जोड़ सकता था, एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, वो जो है खन्ना जी ले गए। अभी एक फैक्ट्री जो फर्रुखाबाद को मिलना थी वो भी नहीं मिल पाई। हमारा ये सवाल है कि फर्रुखाबाद को क्या लॉलीपॉप ही मिलता रहेगा या फर्रुखाबाद में कोई ऐसा लीडर आएगा जो केवल फर्रुखाबाद के विकास की सोचेगा और फर्रुखाबाद के लिए काम करेगा? और अगर मौका मिले तो इन चीज़ों के लिए आप क्या करें? ये तो अफसोस की बात है कि रूलिंग पार्टी के 4 एमएलए, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी भी हैं, और उसके बावजूद विकास की दृष्टि अछूता है। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो निकट के जिलों में डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है। जब एक अफसोस ये होता है कि भाई विपक्ष का विधायक है, मौजूदा है, तो उनको इस पर चिंतन करना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ें और सरकार में रह के ज़्यादा उनको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। क्यों वो खामोश हैं, क्यों वो नहीं अपना बात मनवा पा रहे हैं, इसका उत्तर बेहतर तरीके से वो 4 विधायक और सांसद दे सकते हैं। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर में 1-2 लाइन का जवाब देना होता है। तो सबसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं कि आपका आदर्श नेता कौन? ऐसी बात है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के, और बेहतरीन और शिक्षित और योग और लोकप्रिय और जनाधार वाले लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। दूसरा सवाल है, आप अखिलेश जी और मुलायम सिंह में बेहतर नेता किसे मानते हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, अब दिवंगत हैं वो भी मैंने कहा नहीं कि सन 85 में मैं उनसे मिला, 15 साल की उम्र में मैंने उनसे प्रेरणा ली। वो अपने ज़माने के एक बेहतरीन लीडर थे, जुझारू थे, धरती पुत्र कहलाए जाते थे। और माननीय अखिलेश यादव जी वर्तमान पुरानी अपने पिताजी की और अपने परिवार की परंपरा को भी बढ़ा रहे हैं, परंपरा को भी समाहित किए हुए हैं और वर्तमान टेक्नोलॉजी चीज़ों को भी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो उनके अंदर दोनों चीज़ों का समावेश है। तो उस समय के हिसाब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हमारे आदर्श और शानदार लीडर थे और वर्तमान में हमारे अखिलेश यादव जी हमारे शानदार लीडर हैं। और चूँकि वो दिवंगत हैं, हम उनका हम सम्मान करते हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही दिशा दी है पार्टी को और उन्हीं के पदचिन्हों पर पार्टी आगे चल रही है और उसका ही अनुसरण माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट को आप कितने नंबर देना चाहें? अब राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचें या एक व्यक्त होने के दृष्टिकोण से सोचें, तो अगर हम तारीफ करेंगे तो तारीफ वाला कोई काम है नहीं।
और बुराई करेंगे तो इस दृष्टि में जाएगी कि हम समाजवादी पार्टी के हैं। निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रों में काम हुआ होगा, लंबा पीरियड मिला है, लेकिन आज भी अब हर दफ्तर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता है। सड़कों पर बहुत एनक्रोचमेंट है, दुर्घटनाएं कारित हो रही हैं, महिला उत्पीड़न लगातार हो रहा है, तो नंबर देने का कोई बहुत सवाल पैदा नहीं होता। तो कितना नंबर रखें, क्या नंबर कितने 0 से लेके 10 तक में कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया, हमारे मुख्यमंत्री का ही अनुसरण कर लेते तो सड़कों का चौड़ीकरण हो जाता। तो नंबर क्या नंबर, तो अब आप खुद मार्किंग करेंगे, हमारे शब्दों में मार्किंग में आपकी नंबरिंग ढूंढ लेना आप। अब फर्रुखाबाद से जुड़ा सवाल है, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत जी को कितने नंबर होते तो फिर जाहिर है कि जो एक्सप्रेस वे खन्ना जी ले गए वो यहीं आया होता। निश्चित तौर पर आलू का कोई उद्योग कल कारखाना यहाँ लग जाता है। ये जो आपका ये कुछ चीज़ें सड़कों का टाइमलाइन से फर्रुखाबाद का मार्ग 2 लेन तो कम से कम होना ही चाहिए, जो मुख्यालय से मुख्य तहसील को जोड़ता है, सिंगल रोड है। तो सांसद जी तीसरे टर्म में क्या कर रहे हैं, अपना खुद आकलन कर लें। वो कोई ऐसी चीज़ तो उनकी उपलब्धि है नहीं जो हम यहाँ पर उनको नंबर दे पाएँ। आप बेहतर नेता हैं या समाज सेवी? समाज सेवी ही नेता होता है। अब समाज सेवी अलग मान लिया गया, नेता अलग मान लिया गया। जिसने खद्दर का कुर्ता पहन लिया, पैजामा पहन लिया, बढ़िया सी गाड़ी भी चल रहा है, उसे नेता माना गया। और एक आदमी जो कि झोपड़ी वालों के लिए काम कर रहा है, उसको नेता कोई नहीं मान रहा है। असल लीडर वही है, समाज सेवा का ही दूसरा नाम लीडर है। तो लीडर और समाज सेवी एक ही चीज है। हर लीडर को समाज सेवी होना चाहिए, तभी वो अच्छा लीडर हो। क्या 2027 में सपा सरकार आएगी? निश्चित तौर पर आएगी। आखिर क्यों? 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, लोग अंदर से पीड़ित हैं। पीड़ा दिखाई इसलिए नहीं पड़ रही कि सरकार ने भय व्याप्त कर रखा है लोगों में। किसानों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। किसान ही असली मतदाता है, उसकी फसलों का वाजिब दाम उसे नहीं मिल रहा है। जनता में आज भी चूंकि कोई भी प्रार्थना पत्र लेकर, मैंने देखा 6-6 महीने लोग भटक रहे हैं, उनकी अपनी जमीन कब्जा हो गई तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। इस सब चीज़ों का एक रिएक्शन जो है वो चुनाव के टाइमिंग होना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक हथियार दिया वोट का। उस वोट के माध्यम से ही लोग सरकार को बदलेंगे 27 में, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो असल लीडर हैं। आज भी आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जी किसी जिले में जाते हैं, हजारों की भीड़, नौजवानों और बुजुर्गों की भीड़, जो हर समाज के हर जात के लोग उसमें शामिल होते हैं, और मुख्यमंत्री की कार्यक्रमों में भीड़ को बुलाया जाता है। इससे लोकप्रियता का अंदाजा लगा लीजिए, और ये भीड़ वोट में कन्वर्ट 27 में होती है। आप एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं या नहीं? किसी हद तक हम पक्ष में हैं, किसी हद तक 100% नहीं है, 100% इनकार भी नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रश्न है और बड़े लोगों से किया जाना चाहिए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं अपनी छोटी सी राय रखूंगा। यदि विधानसभा भंग होती है उस स्थिति में क्या हो? विधानसभा अगर भंग होती है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, तब की क्या स्थितियां बनेंगी? कार्यकाल बढ़ाना या विधानसभा को निलंबित रखना भी गलत होगा। इस पर क्या कुछ कमेटी जो रामनाथ कोविंद जी की नेतृत्व में बनी थी, उस पर क्या फाइंडिंग, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। अगर ये रेगुलर सिस्टम चलता रहे तो ठीक है, बार बार चुनाव हर टाइम ना हो, लेकिन मुझे लगता नहीं ये संभव नहीं है। इसलिए फिर चुनाव जब संभव नहीं है, विधानसभाओं के बारे में, विधानसभाएं भंग हो सकती हैं, विधानसभा अल्पमत में आ सकती हैं, तब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ रन कर पाएगी। बाकी पार्लियामेंट इस पर अपना देखेगी क्या। आखिर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राहुल गांधी से इस चुनाव में गठबंधन करेंगे क्या? नहीं, ये बात तो चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, तो वो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ही बेहतर बता पाएंगे। और चूंकि गठबंधन हमारा पार्लियामेंट में रहा और सफल रहा, इसलिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि विधानसभा में गठबंधन रहना चाहिए। धन्यवाद, आपने इतनी बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए, इतना प्यार दिया। सिटी पत्रिका 24x7 के प्राइम शो सिटी वाणी के साथ जनता ने इतना प्यार दिया। इसी तरीके से हमारे चैनल सिटी पत्रिका 24x7
सिटी वाड़ी जनता के सवाल एपिसोड को प्यार देते रहिए। हम मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ नए एपिसोड में। इसी तरह अपने प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।